आज हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। एक चैप्टर आता है अप्रेरणा से संबंधित और अप्रेरणा के बारे में हमने पूर्व वीडियोज में बताया भी है। आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। अप्रेरणा के बारे में, अप्रेरणा होती क्या है, अप्रेरणा की प्रक्रियाएं क्या हैं, और कहीं ना कहीं अप्रेरणा के बारे में विशेष रूप से हमने बताया भी था कि अप्रेरणा एक सीखने का राजमार्ग होती है, जो कि स्किनर ने बताया था। ठीक है ना, तो वो आप उस वीडियोज में देखेगा। लेकिन आज हम लोग वर्णन करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे अप्रेरणा के सिद्धांत कौन से होते हैं। अप्रेरणा के सिद्धांत के पढ़ने से पहले हम लोग ये ध्यान रखें कि इसके पूर्व में जो वीडियोज एक नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से हमारे भारतवर्ष में शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी या शिक्षाओं को आगे करने का कार्य भी निर्धारित किया जाएगा और उसी के माध्यम से इसकी प्रक्रियाओं को लागू भी किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये उसको आप देखने का प्रयास करें। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था आदि इन सभी के बारे में हम लोगों ने इसके पूर्व में आप लोगों को बताया भी है, समझाया भी है और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बताया भी है। ठीक है ना, तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, उसमें आप देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब ये सब चीज़ें आप कर ही सकते हैं, करिएगा भी और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से आप इसको शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बताई गई हैं और आप उसको देखने के साथ साथ आप जो उसी से जुड़ा हुआ, मोटिवेशन से जुड़ा हुआ एक न्यू आप सब कह सकते हैं कि एक उसके सिद्धांत जो थे, उस सिद्धांत के बारे में हमने नहीं बताया था, लेकिन सिद्धांत आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें स्पष्ट रूप से हम समझ जाएंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसके सिद्धांत को हम लोग विशेष रूप से जान सकते हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे अभिप्रेरणा का। ठीक है ना, अप्रेरणा, इसी को हम लोग मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, मोटिवेशन की प्रणाली के अंतर्गत अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो मोटिवेशन की जो प्रणालियां होती हैं उसके अंतर्गत विशेष रूप से ध्यान रखा जाए तो वो जो प्रणाली होती है उसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अप्रेरणा का अर्थ क्या है। आंतरिक एवं मनुष्य की जो आंतरिक बालक की जो आंतरिक क्रियाएँ होती हैं और जो बालक प्रेरणा से अप्रेरित होता है, अर्थात अप्रेरणा मनुष्य की वो आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो किसी इसके बारे में हमने पूर्व में भी बताया है जो कि क्या चीज़ें होती हैं जो कि किसी प्रेरित करना होता है, जो कि आंतरिक प्रेरणा की मनुष्य की आंतरिक शक्ति, अर्थात जो किसी निश्चित अथवा लक्ष्य, व्यवहार व कार्य करने के लिए हमको प्रेरित करती है। कार्य करने के लिए वो क्या करती है, प्रेरित करती है। और इस प्रकार अभिप्रेरणा किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन नहीं, एक साध्य होती है, मतलब उससे जुड़ी हुई होती है। इसे अधिनियम की प्राणवायु अर्थात अधिगम के अंतर्गत उसकी प्राण वायु अर्थात अधिगम का स्वर्ग पथ भी इसे कहा जाता है। अधिगम को अंग्रेजी में हम लोग सभी लोग जानते ही हैं, मोटिवेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो अप्रेरणा के बारे में ये अप्रेरणा होती है जो कि अप्रेरणा के आंतरिक प्रक्रियाओं और बाह्य प्रक्रियाओं से प्रेरित होती है। अप्रेरणा के जो सिद्धांत दिए गए हैं, ध्यान रखिए, सिद्धांत, अप्रेरणा के सिद्धांत अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ए मोटिवेशन, कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ए मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ ए मोटिवेशन ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होती है, अप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। जो मूल प्रवृत्ति, ध्यान रखेंगे, इसमें एक मूल प्रवृत्ति होती है। 1908 में मूल प्रवृत्ति के बारे में किसने बताया था, जो अप्रेरणा से ही जुड़ा हुआ है। अप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति, ध्यान रखेंगे, इसकी एक मूल प्रवृत्ति है। अप्रेरणा की जो मूल प्रवृत्ति होती है उसका सिद्धांत जो दिया था 1908 ईस्वी में, किसने दिया था, मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था, मैकडूगल ने इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है और इसके बारे में बताया भी है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है और कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत इसमें ध्यान रखें तो ये मूल प्रवृत्ति के बारे में इसके प्रक्रियाओं को बताया भी गया। अप्रेरणा की मांग या आवश्यकता का सिद्धांत 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी, मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, मांग या अप्रेरणा के मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया था, आवश्यकता का सिद्धांत 1954, ध्यान रखेंगे, 1954 ईस्वी में किसने दिया था। ये चीज़ें हम लोग को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। 1954 में अब्राहम मैस्लो, किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अब्राहम मैस्लो ने इसका जो सिद्धांत था, अब्राहम मैस्लो ने प्रदत्त किया था और दिया था। अर्थात अब्राहम मैस्लो ने अप्रेरणा को 5 भागों में डिवाइड किया है। समझ रहे हो ना, ये चीज़ें उसके सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। 5 भागों में इसके पार्ट को 5 भागों में, ध्यान रखिए, 5 पार्ट्स, ठीक है ना, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 होता है, 5 पार्ट में डिवाइड किया था। नंबर 1 कौन सा होता है, नंबर 1 अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो नंबर 1 आता है जैविकीय मांग। ठीक है ना,
जैविकीय मांग। नंबर 2 की बात करें तो एक होता है दैहिक मांग, वो जैविकीय मांग, सामाजिक कह सकते हैं सामाजिक मांग, ठीक है ना, सामाजिक मांग। तीसरे कंडीशन की बात करी जाए, एक हो गया आपका जैविकीय मांग, दूसरा हो गया आपका सामाजिक मांग, और तीसरे मांग की बात करी जाए तो सुरक्षा की मांग। तीसरे की बात करी जाए सुरक्षा की मांग। चौथे की बात करी जाए सम्मान की मांग। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, आत्मसम्मान या आत्मानुभूति की मांग, ठीक है ना, आत्मानुभूति की मांग। और चौथे कंडीशन की बात करी जाए तो सम्मान की मांग भी इसमें सम्मिलित की जाती है। 5वें कंडीशन पे बताया गया है सम्मान की मांग, ठीक है ना, सम्मान की मांग। ये इसके सिद्धांतों के अंतर्गत अगर हम देखें तो इसी पे वर्क करती हैं। आपने देखा कि जो अब्राहम मैस्लो ने बताई, उन्होंने बताया कि जैविकीय मांग है, सामाजिक मांग है, सुरक्षा की मांग है, आत्मानुभूति की मांग है या सम्मान की मांग है, और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से सम्मान की मांग है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं इसको अलग अलग प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। जैविकीय मांग के अंतर्गत अगर देखें तो कहीं ना कहीं जैविकीय मांग आप जानते ही हैं, कहीं ना कहीं इसकी प्रणाली अलग प्रकार से वर्क करती है, सुरक्षा की मांग अलग प्रकार से वर्क करती है, और सामाजिक मांग अलग प्रकार से वर्क करती है, सम्मान की मांग अलग प्रकार से वर्क करती है। आत्मानुभूतियों के अंतर्गत ये सारी प्रणालियाँ लागू भी होती हैं। जो अप्रेरणा की प्रक्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं उसके माध्यम से अलग अलग प्रकार से इसको बताया भी गया है। अप्रेरणा में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि ना कोई मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो वर्क करता है प्रेरणा का, एक आता है अप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब प्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, अप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसको दिया था फ्रायड ने। आप जानते होंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मन की प्रवृत्ति के माध्यम से आत्मिक प्रक्रियाओं को जागृत करने की प्रक्रियाओं के माध्यम से बालक की क्रियाओं को रूपांतरित करता है। तो ये चीज़ें अप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की प्रक्रियाओं को बताता है। अप्रेरणा का जो क्षेत्र सिद्धांत होता है वो कर्ट लेविन ने, क्षेत्र मतलब आप जानते हो फील्ड जो बताया गया है, अप्रेरणा के माध्यम से ही बताया गया है। अप्रेरणा के क्षेत्र सिद्धांत के माध्यम से बताया गया है। क्षेत्र मतलब फील्ड, आप समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र सिद्धांत को अप्रेरणा के माध्यम से बताया गया है। कूर्ट लेविन ने बताया। किसने बताया? क्षेत्र सिद्धांत, ध्यान रखेंगे किसने बताया है? कूर्ट लेविन ने स्पष्ट रूप से बताया है। तो कूर्ट लेविन के अनुसार अगर देखें तो अप्रेरणा की प्रवृत्ति क्या होती है, इसकी क्रियाएँ क्या होती हैं, अप्रेरणा के जो लक्ष्य निर्धारित करने के सिद्धांत होते हैं उसकी प्रणाली कौन सी प्रकार से वर्क करती है। तो अप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग मूल प्रवृत्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। मूल प्रवृत्तियाँ बालक में अंदर होती हैं जो कि सिद्धांतों के अंतर्गत आती हैं। और कह सकते हैं कि जो मैस्लो ने बताया अब 5 कंडीशन के माध्यम से, उसके माध्यम से उसकी सिद्धांतों की पूर्ति की जाती है। और जो अप्रेरणा का लक्ष्य का सिद्धांत होता है, लक्ष्य निर्धारित करने का सिद्धांत जो होता है, उसको हम कह सकते हैं एक पुरस्कार होता है और दूसरा दंड होता है, ठीक है ना। तो जो लक्ष्य निर्धारित करने का सिद्धांत होता है अप्रेरणा का, इसको कह सकते हैं अप्रेरणा के लक्ष्य निर्धारित करने का सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारित करने का सिद्धांत, ठीक है ना। सिद्धांत, लक्ष्य निर्धारित करने के सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक होता है पुरस्कार और दूसरा होता है दंड। दोनों को प्रक्रियाओं को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जो पुरस्कार होता है, ध्यान रखेंगे पुरस्कार के अंतर्गत वो प्रणाली आती है जो कि भौतिक रूप में भी जानी जाती है और सामाजिक रूप से भी जानी जाती है। तो पुरस्कार के अंतर्गत अगर हम देखें तो पुरस्कार की प्रक्रियाओं के अंतर्गत जो भी प्रणाली लागू की जाती है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो पुरस्कार होता है, एक दंड होता है। दोनों की प्रणाली को अगर समझने का प्रयास करें तो इसमें 2 प्रकार से वर्क की जाती है। इसमें 2 प्रकार से अगर हम देखें तो दोनों प्रकार की कौन कौन सी हो सकती हैं इसके अंतर्गत ध्यान से समझने का प्रयास करें तो भौतिक वस्तुओं के रूप में होती हैं और कुछ होती हैं सामाजिक वस्तुओं के रूप में। तो इसमें जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, भौतिक के रूप में कौन सी होती हैं और सामाजिक के रूप में कौन सी होती हैं, इसको अगर हम देखें तो भौतिक वस्तुएं, जैसे आपको पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें अगर देखें तो जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, आप ध्यान रखेंगे इसको, भौतिक वस्तुएं कौन सी होती हैं और भौतिक वस्तुओं के रूप में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हो कि इसमें आपका जैसे कॉपी होती है, पेन होता है, ठीक है ना, कॉपी है, पुस्तक है, पेन है, पेंसिल है, धनराशि है, छात्रवृत्ति है, पोशाक है, मेडल है, ये और क्या कहते हैं सीड है, कप है, या फिर कहीं ना कहीं आपको जो भी पैकिंग करके सामान उपलब्ध कराई जाती हैं वो भौतिक वस्तुओं से ही संबंधित होती हैं। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो वगैरह वगैरह करके आप भौतिक वस्तुओं में लिख सकते हैं जो चीज़ें हमने स्पष्ट रूप से बताई। सामाजिकता के अंतर्गत कौन सी आती हैं, दूसरी
दूसरी होती है सामाजिक। जो पुरस्कार होता है, एक होता है सामाजिक और एक होता है भौतिक। एक जो भौतिक वाला होता है ज़्यादातर दिखाई ही पड़ता है हम लोगों को, ठीक है ना। तो इसमें और ये जो सामाजिक वाला होता है वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमको समाज निर्धारण करवाता है। जैसे आप देखते होंगे कहीं ना कहीं पदोन्नति होती है। पदोन्नति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे या ऊपर कहीं ना कहीं जो पहले जिस स्थान पे तो उससे आगे की प्रक्रियाओं को या आगे बढ़ जाना या आगे कहीं ना कहीं उसके माध्यम से निकल जाना, तो कहीं ना कहीं उसमें सामाजिक प्रगति के या सामाजिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही आता है, जिसको पदोन्नति कहा जाता है। प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाण पत्र के माध्यम से आपकी सामाजिक पदोन्नति को परिभाषित किया जाता है। आपकी प्रशंसा बहुत की जाती है। आपकी प्रशंसा मतलब आपको हैप्पीनेस बनाने के लिए, कहीं ना कहीं सामाजिकता को बढ़ावा देने के लिए आपकी प्रशंसा को भी परिभाषित किया जाता है। सम्मान आपको दिया जाता है और कहीं ना कहीं उपाधियाँ भी प्रदान कर दी जाती हैं। इसमें पुरस्कार के माध्यम से ये प्रक्रियाएं निकल के आती हैं। तो दो पुरस्कार में एक आपको पुरस्कार दिया जाता है जो कि कहीं ना कहीं सामाजिकता के अंतर्गत होता है और दूसरा होता है उसके अंतर्गत भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत। तो ये चीज़ें दोनों स्पष्ट होती हैं। दूसरी नंबर बात की इसमें जो कंडीशन दिया जाता है पुरस्कार, एक मूर्त पुरस्कार होता है और एक अमूर्त पुरस्कार होता है। दूसरे कंडीशन की बात करी जाए तो इसमें एक मूर्त पुरस्कार होता है और दूसरा होता है अमूर्त पुरस्कार। अमूर्त पुरस्कार, ध्यान रखें मूर्त और अमूर्त में क्या अंतर है। इसमें जब हम इंटेलिजेंस में पढ़ते हैं तो उसमें थॉर्नडाइक ने ये चीज़ें बताई हैं। इसका प्रयोग, इस शब्दों का प्रयोग दोनों लोग उन्होंने किया। थॉर्नडाइक ने, आप जानते होंगे थॉर्नडाइक को मनोविज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है और कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक के बारे में थॉर्नडाइक ने ही प्रश्नावली में ये चीज़ें बताएं कि बुद्धि हमारी 3 प्रकार की होती है। एक तो आपकी मूर्त होती है, दूसरी अमूर्त होती है, तीसरी आंतरिक होती है, सामाजिक होती है। ये चीज़ें बताई गई। उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जो मूर्त होता है हमारे सामने, जो प्रत्यक्ष होता है वही मूर्त होता है। जो अमूर्त होता है, जो हमारे सामने अप्रत्यक्ष होता है वही अमूर्त होता है। जो दिखाई नहीं पड़ता है वो अमूर्त है, जो दिखाई पड़ता है वो मूर्त है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसके अंदर से हम कह सकते हैं कि मूर्त कैसे होती है, अमूर्त कैसे होती है। अब हम ध्यान से समझें कि मूर्त में अप्रेरणा के अंतर्गत कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसमें देखेंगे पुस्तक जैसे हमारे हैं मूर्त होती हैं, दिखाई पड़ती है। आपने इसमें पढ़ा होगा भौतिक वाले में, अभी बताया हमने कि इसमें पुस्तक होता है, पेन होता है, पेंसिल होता है, मेडल होता है, पुरस्कार होता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, मूर्तमान होती हैं, मतलब जो हमको दिखाई पड़ती हैं। ध्यान रखेंगे जो हमारे नेत्रों के सामने प्रदर्शित होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं। और इसमें जो अमूर्त होती हैं मतलब अप्रत्यक्ष होती हैं। प्रशंसा होती है, कृपा दृष्टि होती है, समझ रहे हो ना। प्रशंसा और इसके माध्यम से कृपा दृष्टि कह सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं किसके अंतर्गत आती हैं, ये प्रेरणा के दूसरे कंडीशन के अंतर्गत आती है, जो कि मूर्त और अमूर्त के अंतर्गत आती हैं, जो कि पुरस्कार से जुड़ी हुई हैं। मूर्त की अपेक्षा अमूर्त पुरस्कार अधिक प्रभावी माने जाते हैं, ऐसा मनोवैज्ञानिक मानते हैं। मूर्त की अपेक्षा अमूर्त पुरस्कार जो होते हैं, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो प्रेरणा प्राप्त होती है मूर्त वाले से अमूर्त वाला ज़्यादा अच्छा माना गया है। ये चीज़ें मनोवैज्ञानिकों ने अपने आप मोटिवेशनल पुस्तकों में पढ़िएगा और कहीं ना कहीं उसमें ये चीज़ें बताई भी गई हैं कि जब कभी बालक को प्रशंसा या कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका ज़्यादा प्रभाव इफेक्ट पड़ता है बल्कि इसकी अपेक्षा, मूर्त की अपेक्षा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मूर्त की अपेक्षा अमूर्त पुरस्कार अधिक प्रभावी माने जाते हैं, ऐसा माना गया। दूसरी नंबर बात की एक सकारात्मक होती हैं और दूसरी नकारात्मक होती हैं। जैसे इसमें जो अप्रेरणा प्राप्त होती है वो हम लोगों को सकारात्मक अप्रेरणाएं भी प्राप्त होती हैं। आप कह सकते हैं 2 प्रकार से हम अप्रेरणा को प्राप्त करते हैं। एक होती है सकारात्मक अप्रेरणा और दूसरी होती है नकारात्मक अप्रेरणा। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। जैसे आपने देखा था कि शिक्षा की अवधारणाओं में शिक्षाएँ नकारात्मक सकारात्मक में अंतर क्या होता है, ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। सकारात्मक अप्रेरणा और नकारात्मक अप्रेरणा के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, तो सकारात्मकता के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं, नकारात्मकता के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी किसी बालक को पुरस्कार दिया जाता है या उसकी प्रशंसा की जाती है या उसके ऊपर कोई चीज़ें उसको दी जाती हैं, उसके ऊपर कृपा बरसाई जाती है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत आई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। नकारात्मक प्रेरणा के अंतर्गत अगर हम समझने का प्रयास करें तो इसके अंतर्गत आप बालक को दंड देते हैं या उसकी निंदा करते हैं या फिर कहीं ना कहीं उसकी जो क्या कहते हैं, दूसरे शब्दों में भर्त्सना कह सकते हैं कि मतलब बालक को उसकी आलोचना कह सकते हैं। तो ये चीज़ें उसके अंतर्गत नकारात्मकता के अंतर्गत आती हैं। तो प्रेरणा के जो सिद्धांत बताए गए हैं ये कहीं ना कहीं पुरस्कारों के माध्यम से भी होते हैं, जो कि दंड के माध्यम, उसमें पुरस्कार जो होता है कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से बालक में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी भी प्रदर्शित होती है। और पुरस्कार केवल इस तरीके से नहीं दिए जा सकते कि जिसके माध्यम से हम कहें कि वो केवल प्रत्यक्ष ही होते हैं तो ही सही हैं, अप्रत्यक्ष वाले भी माने जाते हैं, जिसको मूर्त अमूर्त भी कहते हैं। ऐसे ही थॉर्नडाइक ने भी इसमें बताया है कि मूर्त में क्या होता है, अमूर्त में क्या होता है। वो चीज़ें जो पढ़ाएंगे इंटेलिजेंस
बुद्धि इसके बारे में तो चीज़ें बताई जाएंगी, लेकिन अप्रेरणा के बारे में अगर ध्यान से समझे तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जो कि कहीं ना कहीं इसकी प्रणाली के अंतर्गत ही बताई गई हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अप्रेरणा के सिद्धांत, जिसको हम लोग मोटिवेशन ऑफ एजुकेशन, मोटिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बताई गई, आप लोग अपने हिसाब से समझने का इसको प्रयास करें। जो समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स करें, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। आपको अगर समझ में आ रही है तो लाइक्स भी विशेष रूप से करते रहेंगे, और कहीं ना कहीं लाइक्स करें भी और आगे शेयर भी करते रहें, ठीक है ना। धन्यवाद आप सभी का। ओके।